नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और आप हैं अमलतास के फेसबुक पेज पर। अमलतास साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला का एक ऐसा मंच है जो देश भर के शोधार्थियों, प्रवक्ताओं और मीडिया बंधुओं द्वारा साहित्य, कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए चलाया जा रहा है। हमारी श्रृंखला है लेखक से संवाद और उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं डॉक्टर रजनी गुप्त जी। डॉक्टर रजनी गुप्त जी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी। आप दोनों का मैं अमलतास के इस फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर रजनी गुप्त जी झांसी जिले के गांव में जन्मी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अनेकों सम्मान से अलंकृत हैं। कहानी, स्त्री विमर्श और संपादन में आपने अपनी लेखनी चलाई है। इन दिनों आप सरकारी बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में आपका कहानी संग्रह आया है ढलान पर धूप, जिस पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ढलान पर धूप कहानी संग्रह पर बातचीत कर रही हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हिंदी में स्त्री लेखन की भाषा विषय पर पीएचडी की है। आप तबला वादिका हैं, कविताएं लिखती हैं। आपके कई लेख और कविताएं प्रकाशित हैं और आपने झांसी की रानी कविता का यूरोप में अभिनय भी किया है। आप दोनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं कंचन जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पांडे जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद अमलतास स्पेस आयोजक का, और जो अभी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। रजनी दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत प्रणाम आपको, और बहुत बहुत बधाई आपको इस नए कहानी संग्रह के लिए। ढलान धूप मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है वो कहानी संग्रह, और इसका जो पोस्टर है इसमें भी आप ढलती हुई धूप देख सकते हैं। एक नाविक है इसमें जो अपनी नाव अकेले लेके जा रहा है। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपको विशाल? एकदम बढ़िया, साफ आवाज आ रही है जी। तो इस कहानी के संग्रह के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस समय डॉक्टर रजनी गुप्त जी हैं, और एक बहुत खास बात ये है कि हमारा विश्वविद्यालय एक है, हम एक ही जगह से पढ़े हुए हैं। रजनी दी का परिचय शुरू कहाँ से करूं? सबसे पहले तो एक और दूसरी बधाई देते हुए कि रजनी दी जिस जगह से हैं, जहाँ जो इनका जन्म स्थान है चिरगांव झांसी, वहीं से हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी अभी ये आई है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है कि याद जो करें सभी, कि याद जो करें सभी। ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत बहुत बधाई रजनी दी इसके लिए। शुक्रिया और शुक्रिया। इस पर भी एक कार्यक्रम अलग से जरूर आयोजित होगा, और इस पर एक लंबी बातचीत होगी। कुछ बातचीत हम बाद में इस पे भी करेंगे। का लेखन का अनुभव बहुत लंबा है। 22 सालों का साहित्यिक अनुभव उनका है। 98 में उनका पहला कहानी संग्रह आया था, और एक लंबी सूची है, मैं सिलसिलेवार भी पढ़ूंगी। आप ये कहानी संग्रह अगर पढ़ें तो आपको वो इसमें भी दिखाई देगा। बहुत सारे पुरस्कार उनके खाते में जा चुके हैं। इसके बावजूद कि वो चुपचाप 9 से 5 की नौकरी करती है, बहुत गंभीर तरीके से बैंक में अधिकारी हैं, और 2 बेटियां हैं जो डॉक्टर हो गई, तो एक बहुत जिम्मेदार माँ भी रही हैं वो।
और प्रोफेसर नामवर सिंह महत्वपूर्ण शिक्षक उनकी वो विद्यार्थी हैं, तो भाषा और संवेदना को बखूबी समझती हैं। जी। रजनी दी की पहली कहानी बहुत पुरानी आई थी, जो 1977 में दैनिक जागरण बालमंडल में छपी, और मैं एक एक करके उनकी रचनाओं को थोड़ा संक्षिप्त परिचय देती हूँ। देखिए, मैंने खुद कई बार सवाल उठाया है कि स्त्री की बेरोजगारी पर कोई रचना देखने को नहीं मिलती, लेकिन रजनी दी ने इस पर लिखा था 1989 में, और ये छपी थी कहानी बेरोजगारी पर। उसके बाद जो एक खासियत है, वो युवा पीढ़ी के ऊपर रचनाएं लिखती हैं। ये देखा जाता है कि जो लेखिकाएं हैं, अगर वो स्त्री है तो फिर वो स्त्री मुहावरे में बात कर रही है, उसके यहाँ फेमिनिज्म ही होगा। रजनी दी के यहाँ फेमिनिज्म भी है, फेमिनिज्म ही नहीं है। बहुत विविध विषयों पर उनका लेखन है। किशोर लड़कियों की रचनाएं बहुत कम मिलती हैं, लेकिन उनका एक पूरा का पूरा उपन्यास है किशोरी का आसमां, और पुरस्कृत भी है। इस पर अमृतलाल नागर पुरस्कार मिला है उनको। बिगड़े हुए युवाओं पर, वो युवाओं की बात करती हैं तो केवल प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, टेस्क में काम करने वाले सिर्फ इन लोगों की नहीं करती, बिगड़े हुए युवाओं की भी बात करती हैं, जो आजकल सब करते हैं। हालांकि राजनीति सब की नजर में सब युवा वैसे नहीं, राजनीतिक लेखिका की कल से उन युवाओं की चर्चा भी है जो आजकल एमबीए कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में हैं, 24 घंटे लाखों लाखों का पैकेज लेते हैं, भागते दौड़ते लॉन्च में पार्टी करते हैं, वो उनकी बात भी करती है। कितने कटघरे नाम से एक उपन्यास है, जिसमें जेल में स्त्रियों के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। एक पूरा का पूरा उपन्यास है नए समय का कोरस, जो कॉर्पोरेट दुनिया के युवाओं पर लिखा है, और किस तरह एक अंतहीन महत्वाकांक्षा उनमें है। इस संग्रह में भी उसकी चर्चा मैं करूंगी, क्योंकि कई कहानियां उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। स्त्री विमर्श से जुड़ी उनकी कई रचनाएं हैं, आलोचनाएं हैं, लेख हैं बहुत सारे, 50 से भी ज्यादा, 7 उपन्यास लिख चुकी हैं, और एक लंबी सूची कहानी संग्रहों की है। तो उसमें से एक और नया आ गया, ढलान पर धूप। और कितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, मैं एक संक्षेप में नाम ले दूं जो महत्वपूर्ण है। युवा लेखन सर्जना पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, किशोरी का आसमां अमृत नागर पुरस्कार, और अस्तांचल की धूप कहानी संग्रह पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान अकादमी से मिला। कितने कटघरे पर महादेवी वर्मा, और दर्जनों विश्वविद्यालयों में उनके कार्यक्रम रचनाओं पर शोध चल रहा है। रजनी दी, पहला सवाल तो यही है कि कहाँ से लाती हैं आप इतना समय? 9 से 5 की नौकरी भी कर ली, 2 बेटियां डॉक्टर बन गईं, और आपकी कलम रचनात्मक धरातल पर लगातार रचनाएं भेजती जा रही है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपके लेखन की प्रक्रिया, कलम का जो समय होता है, वो कहाँ से आता है? कब लिखती हैं आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन, और मैं इस सवाल का बहुत ही इंतजार करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे और भी जो शोध छात्र हैं वो भी ये पूछते हैं। और इसका सीधा जवाब ये है कि लेखन मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सांस लेना। लेखन मेरे जीने का एक ढंग है, मेरे जीने की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक सबसे बड़ी जरूरत है लेखन। तो आप जैसे जीवन के और सारे काम करते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली ये कुछ रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, 3 चीजें जरूरी हैं। मेरे लिए इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, साहित्य। वो उतना ही अनिवार्य है जितना अनिवार्य मेरे लिए खाना खाना है, या पानी पीना है, या सांस लेना है, या जीने का कोई भी अनिवार्य है। मैं तब तक नहीं सो सकती, मेरे लिए बहुत बेचैनी रहेगी, तब तक नहीं सो सकती जब तक सोने के पहले 1 घंटे तक मैं कुछ पढ़ या लिख ना लूं। चाहे रात को 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, मुझे तुरंत नींद कभी नहीं आती।
दूसरा क्या है कि लेखन कहीं न कहीं एक अंतस में लगी हुई आग भी है। एक जैसे आग होती है ना, जब आप भीतर आग लगी हो तो आप सबसे पहले आग को बुझाने के लिए पानी पानी के पास जाते हैं। लेखन मेरे लिए पानी की तरह है। जब मैं वो उस पानी लेखन अपने अंतस की ज्वाला को शांत करने के लिए जब मैं 2 बारी पानी हम डालते हैं, तो हमारे घाव या हमारी तकलीफ़ें, हमारे दर्द या हमारे से हमारे आस-पास का जो परिवेश है, हमारा समाज व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, उनकी जो बेचैनियाँ हैं, धड़कनें हैं उनकी, उनकी जो तकलीफ़ें हैं और वो मेरी उनकी अकेली नहीं है, वो मेरी पूरी समूची अंतस की जो आर्तनाद है, जो चीख है, जो पुकार है, जो वेदना है, उनको मैं रोए-रोए में अंतस तक महसूस आज भी करती हूँ। तो वो मेरे लिए एक जलती हुई आग में 2 बाल्टी पानी डालना, मेरे लिए 2 पेज लिखना है। तो इसलिए मैं कभी इस सवाल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यस्तता क्या होती है, बल्कि अगर मैं कुछ लिख लूँ तो मेरी और व्यस्तताएँ ज़्यादा गुणात्मक तरीके से और अच्छा काम मैं कर लेती हूँ। सपोज़ मैंने एक कहानी लिख दी, तो मैं बच्चे को बढ़िया-सा खाना बनाऊँगी या मैं बैंक का काम और अच्छा कर दूँगी। 2 पेज की जगह 4 पेज अनुवाद कर दूँगी या मैं और रिलैक्स होके शायद क्वालिटी टाइम परिवार के लिए और अच्छा दे सकती हूँ। तो कहते हैं ना कि जब आप प्यार में होते हैं तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंद्रधनुष की तरह रंग खिलते हैं, अंदर भी बाहर भी। तो लेखन भी एक तरह से मेरा पहला प्यार है। खूबसूरत, रंगीन तितलियों की तरह जो चारों तरफ मेरी उड़ती रहती हैं और जिनको हम पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम धुआँ को नहीं पकड़ सकते, उसी तरह हम इस प्रेम, इस एहसास और इस रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह शायद कोई भी लेखक नहीं पकड़ पाता, मैं भी नहीं पकड़ पाती हूँ। पकड़ने की कोशिश में ही रचनाएँ, दर रचनाएँ लिखी जाती हैं। और मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, छोटी कंप्यूटर इंजीनियर है। इसको मैं ठीक कर दूँ। हाँ, बड़ी अच्छा, बेटी ठीक डॉक्टर है। हाँ। जी, जी, बहुत अच्छा। और आपने जो बात कही ना कि लिखने की ज़रूरत ही मेरे लिए एक आग है और लिखना मेरे लिए 2 बाल्टी पानी के जैसा है और प्रेम की बात भी सो जोड़ दी। तो कहानी मैं शुरू जो पहली कहानी है वहीं से करूँगी। जी। अ, ये मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछना ज़रूरी समझा कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो बात करते हैं अनुभव के लेखन की, कि जैसा मेरा अनुभव है, जैसा मेरा जीवन गुज़रा है और अगर वो स्त्री है, तो वो स्त्री पीड़ा की ही बात करेगी। लेकिन आपके यहाँ जब मैं देखती हूँ तो आपसे बिल्कुल नई पीढ़ी की कहानियाँ बहुत सारी हैं इस संग्रह में। तो ये तो आपकी अपनी पीड़ा इस वक़्त की नहीं है, लेकिन समाज में जो चल रहा है, जो आप देख रही हैं, जो युवाओं हुँ। की पीड़ा को भी लिख रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। तो मैंने पूछा कि कैसे, क्यों कर लिखना हो रहा है? क्योंकि नौकरी के साथ, गृहस्थी के साथ आप समय भी निकालती हैं और अभी आप वर्तमान में रिटायर नहीं है, नौकरी कर रही हैं। तो हुँ। इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि पढ़ने के बाद मैंने ये समझा कि युवा पीढ़ी की कहानी लिखना इस वक़्त, क्योंकि अधिकतर तो कोई ना कोई विमर्श मौजूद है साहित्य में, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, कई तरह के विमर्श मौजूद हैं। तो युवा पीढ़ी का कोई विमर्श तो दिखता नहीं है ऐसे, लेकिन आपने दर बहुत को केंद्र में लाया है इस संग्रह में। ये एक्चुअली बहुत विमर्शों से महत्वपूर्ण। बड़ा होता है जीवन। जीवन जो है विमर्शों से बड़ा होता है और मेरे सामने असंख्य युवा बच्चे मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं और जिनसे हम रूबरू बैंक में तो कम से कम नए लड़के-लड़कियाँ रोज़ हम टकराते हैं। नए पीओज़ आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। तो एक बड़ी दुनिया, धड़कती हुई दुनिया मेरे सामने दिख रही है। हम उसको नज़रअंदाज करके टिपिकल विमर्श में अपने लेखन को कैद नहीं कर सकते। वो जीवन से निकल के आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जीवन बस विमर्श नहीं है, जो जीवन सामने है उसको पहले लेखक पकड़ता है। हुँ। इस संग्रह में दोस्तों को बताऊँ मैं जो ये जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये स्क्रीन इतनी छोटी-सी क्यों दिख रही है विशाल जी? ये कुछ अजीब सेटिंग है, इसकी हाँ, सेटिंग अगर आप ठीक कर सकते हो तो कीजिए। मैं हाँ, बहुत रजनी दी छोटा को दिख रहा ठीक है। से देख नहीं पा रही हूँ और पता नहीं शायद आप भी मुझे छोटा-सा देख रही हाँ, होंगी तो उसको छोटा-सा ही देख रहे हैं, हाँ, हम भी उसको छोटा ही ज़रा थे। ठीक कीजिए उसकी सेटिंग तो फिर अच्छा लगेगा, तो बात करने में थोड़ी सहजता होगी। विशाल जी विशाल जी ने म्यूट कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ।
क्योंकि हाँ जी, आप ये थोड़ा सेटिंग ठीक करिए विशाल जी, ये हम लोग बहुत छोटे-छोटे से देखने में समस्या है, तो सहजता नहीं हो पा रही हाँ, उतनी मैं संवाद में। बिल्कुल मैं ले आऊँ, सही करने की कोशिश कर रहा मैं आप लोगों को। 1 मिनट। हाँ, अच्छा तो ठीक है, आप करते रहिए, हम फिर अपनी बात जारी रखते हैं। इस संग्रह में दोस्तों जो बात है ढलान पर धूप, इसमें 14 कहानियाँ हैं कुल, और जो मैंने शुरू बातचीत कर ही दी है युवा पीढ़ी से लेकर के, तो उन 14 कहानियों में कई कहानियां हैं जो युवा जीवन के बारे में हैं। युवा, देश के युवा, वो जो तथाकथित कंपनीज में काम कर रहे हैं और लाखों के पैकेज ले रहे हैं, पार्टीज मना रहे हैं, जिनको आप कह देते हैं कि जनरेशन गैप है, आज का युवा तो मूल्यों को समझता नहीं है, भागम भाग जिंदगी है, लेकिन उनकी भी अपनी पीड़ाएं हैं। उस ज्यादा पीड़ा को में उतारना, पढ़ने लिखने के बावजूद भी, मैं एक-एक करके उन पे बात करूँगी। लेकिन पहली कहानी, पहला प्यार जैसी कोई बात है राजनीति इसमें तो। तो ये जो पहली कहानी है, इस संग्रह में 2 बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, एक 21 पेज की है और एक 19 पेज की है। पहले मैं सबसे बड़ी और पहली कहानी पे बात करती हूँ, नीम की धूप में। और धूप की बात जब आती है वैसे भी आपके यहाँ प्रकृति से जुड़े शब्द बहुत आते हैं। जैसे धूप है, पोखर है, धूप तो बहुत जगह आती है आपके यहाँ, और इतनी जगह आती है कि मुझे तो फिर वो मुझे निराला की कविता याद आ गई तोड़ती पत्थर। तो मैं बहुत मतलब देख रही थी कि उनके यहाँ जो तोड़ती पत्थर धूप में जो औरत जिस तरह दिखाई दे रही है, और आपके यहाँ जो धूप का जो प्रतीक अर्थ खुलता है, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। एक्चुअली पोखर एक्चुअली है, धूप भरा छप्पर आकाश, है। धूप भरा आकाश मेरे जीवन के संघर्ष का एक पर्याय है। मुझे धूप बहुत पसंद है। धूप को मैं संघर्ष के पर्याय के तौर पे देखती हूँ। मतलब मुझे एक जीवन का जीने का पूरा समूचा जीवन ही मुझे मेरे जीवन में लगता है कि जैसे धूप भरे आकाश तले ही मैं गुजरी हूँ। तो एक तरह से प्रिय भी है धूप, मुझे बहुत पसंद है। सूरज के ताप के नीचे और ही पोखर भी है, छप्पर भी है, धरती, आसमान, यहाँ तक कि सांप भी मिलते हैं, घोड़े भी हैं। तो रजनीति, क्या आपका बचपन जो है गाँव में गुजरा है, और मैं हाँ, समझती हूँ कि हाँ, है। ज़रा कुछ बताइए निश्चित। उसके बारे में, भाषा में कैसे हाँ, आया बहुत आपको? बहुत सही कह रही हो कि जब तक लेखक गाँव से नहीं जुड़ेगा, माटी से नहीं जुड़ेगा, जड़ों से नहीं जुड़ेगा, तो उसका लेखन तो मुझे लगता है कि देश की, हिंदुस्तान की आत्मा को छू ही नहीं पाएगा। मैं चिरगाँव में मूलतः बॉर्न ब्रॉट अप, पली-बड़ी वहीं पर हूँ, और चिरगाँव से 3 किलोमीटर दूर एक और गाँव है, उसका नाम सिया है। वहाँ मेरे नाना-नानी रहते थे। नाना जी प्रिंसिपल थे। तो मैं फर्स्ट सेकंड में पढ़ी नहीं, सीधा थर्ड में मेरा एडमिशन हुआ। तो वो कहना चाहिए 0 से लेके और क्लास 5th तक मैं वहाँ पढ़ी हूँ। तो नेचुरली वो खेत देखे हैं, खलिहान देखे हैं, कच्चे मिट्टी के मकान देखे हैं, गाय, भैंस, गोरू देखे हैं, बछड़े देखे हैं। मेरे घर में तोता पाला जाता था, भी था, कुत्ते भी थे, बिल्लियाँ भी थी। तो एक जो गाँव का ठेठ देहाती परिवेश, कि जहाँ पर शाम को आटे के दिए बना के मंदिर में रखा जाता था सुबह और शाम। वो बैलगाड़ी के पीछे जो एक पट्टी होती है, उस पे दौड़ के बच्चे बैठते थे। तो जब हम सिया से कभी चिरगाँव या सुल्तानपुरा बीच में एक गाँव था, जहाँ मैं 1 साल पढ़ी हूँ 6 में, को एजुकेशन में, तो वहाँ पर भी उस बैलगाड़ी पे कई बार यात्रा की है, साइकिल से बैठे हैं पीछे, आगे। तो वो जो एक छोटे-छोटे स्कूलों का या वो गाँव का वो मिट्टी भरी जो अब तो सड़कें अच्छी बन गई हैं, पर उस ज़माने में बहुत अच्छी वाली सड़क नहीं थी। तो वो पूरा परिवेश जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह अगर मेरे भीतर कुछ है, तो वही गाँव है और कस्बा है। और मैं दिल्ली 1985 में, मतलब सोचो कि चिरगाँव से उठा के एक लड़की सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 85 में उतरती है। और मुझे अभी वो घटना याद है कि मेरे झांसी से दिल्ली का टिकट 90 या 100 के बीच था, और हम दिल्ली से टैक्सी करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसका किराया 150 या 200 के बीच था। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतनी दूर ट्रेन से आई, उसका किराया इतना कम, और टैक्सी वाले ने मुझसे इतना पैसा ले लिया। तो मेरे लिए एकदम बिल्कुल बड़ी दुनिया खुल रही थी। तो ये एक सपने जैसा, आज हम सोचें तो एक सपने जैसा लगता है कि पता नहीं हमने चिरगाँव रह के इतना बड़ा सपना कैसे देखा।
मैं अपनी दोस्त कहती हूँ, वो मेरी कटिंग लाती है पेपर में कि तुम अप्लाई करो यहाँ, तुम्हारा मन है ना पीएचडी करने का। और मुझे ये भी नहीं पता था उसमें घर वाले भेजेंगे कि नहीं, बस हम कर देते हैं अप्लाई। और जब आ जाता है कॉल लेटर, तो भाई था उसमें, मेरे भाई डॉक्टर थे, चल अच्छा दिल्ली घुमा देते हैं तुझे, इंटरव्यू दे दे, कौन सा जरूरी है, हो ही जाएगा। मैं भी आराम से आई, मैंने कहा हाँ ठीक है, दिल्ली घूम के आते हैं। तो मतलब एक एक सपना जैसा लगता है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं और नामवर जी पूछ रहे हैं मेरे सामने, वही बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि मतलब अपना नाम बताओ, और एक छोटा सा सवाल कि तुम्हारे नाम से कोई हिंदी में फिल्म बनी है। और मैं एकदम जैसे, एक हफ्ते पहले मैंने वो चित्रहार में गाना सुना था, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, और मुझे क्लिक कर जाते तो मन्नू भंडारी की कहानी है। और नामवर जी कहते तुम्हें कैसे पता, तुम तो चिड़गांव से आ रही हो, और तुम जी कहाँ, किस कॉलेज? तब मैंने कहा नहीं, मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ। तो वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी ऐसा ही हुआ, मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ, मैं केवल 10th तक किसी स्कूल में पढ़ी हूँ। और वो हैरानी से पूछते बोले तुम्हें कैसे पता कि उसका है? मैंने कहा वो मेरे एमए के कोर्स में ये कहानी लगी है, और वो 2 दिन पहले मेरे यहाँ वो आया है त्योहार में गाना। जैसे जैसे वो यही सच है कहानी का पन्ना खुलता है, वैसे वैसे वो पिक्चराइज किया जाता है गाना, और वो इंटरव्यू इतना अच्छा होता चला गया, और वो सपना पूरा जैसे अचानक से कोई लॉटरी लग जाती है। और और ये आपने जो मनु जी का भी नाम लिया, तो उनकी कहानी त्रिशंकु, तो त्रिशंकु में जो चीजें हैं वो आपकी इस संग्रह की कहानी में आई हैं। वो माँ जी खुद भी तो प्रेम विवाह करती है, लेकिन अपने बेटे के लिए मतलब सिर आसमान सब ऊपर। हाँ यस वो जरा बताइए ये उसके बारे में अभी। हाँ वो बहुत ये बहुत इसी संग्रह बहुत ही में है ये बढ़िया। कहानी। हाँ और बहुत ही बढ़िया, मतलब वो कहानी, मैं बहुत तकलीफ में रही उस कहानी को लिखते समय। और वो मेरी एक सच्ची कहानी है, मेरी दोस्त है, और हम लोग उसको उनको काफी समझाते रहे, और उनके बेटे की पसंद की जो लड़की है उसके लिए वो जो है किसी तरह तैयार नहीं है, और अपने जमाने में बहुत सोशल एक्टिविज्म में रही। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, देखो क्या होता है कि हम प्रगतिशील होते हैं अपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, करियर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। जब हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं तो उस प्रगतिशीलता को आपके रोजमर्रा के जीवन में ढालने के लिए आपको अपने भीतर से काफी कुछ बदलना पड़ता है। आपके मूल्य, संस्कार, चेतन अवचेतन में बैठी हुई रूढ़ियां, परंपराएं, जन्म कुंडली, फालतू फालतू की जो चीजें जो हमें परंपरा से 20-30 सालों में मिले हैं, हम पहली बात तो अपने ईगो को नहीं जीत पाते हैं, और दूसरी रूढ़ियां। अब सोचो कि खुद प्रगतिशील होके, खुद प्रेम विवाह करके, खुद रूढ़ियों को धता बता के, अपने बिना पंडित से पूछे अपनी सुविधाजनक तिथि पर शादी करने वाले दंपत्ति अपने बेटे के लिए इतने रिजिड हो जाते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड में एक मेरे एक था, और मैंने कोशिश की है कि ये अपने अपने सच हैं, ये लेकिन उनके। इसी में एक और कहानी है रजनी दी, जिसमें बेटा अपनी माँ को सपोर्ट करता है, माँ का प्रेम है कहीं। और बेटा नाराज है हाँ नहीं कि बेटी सपोर्ट करती है, माँ का प्रेम है। और पिता को वो हाँ कहते हैं कि आप नहीं समझ रहे माँ को, मैंने सारी जीवन आपको सुना है, आज वो अपनी हाँ जिंदगी जी रही है तो क्यों परेशानी है। हाँ बहन हाँ को तो उसके बारे में भी जरा बताइए, दूसरी जो हाँ एक टुकड़ा ये दूसरी वो हाँ एक्चुअली क्या है एक टुकड़ा कि भी। हम, जी जी, हमारी जो नई पीढ़ी है, जैसे तुम लोग हो, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चे बच्चे वो देखते हैं, जेन्युइनली देखते हैं कि उसकी माँ का स्ट्रगल क्या है। वो ऑनेस्टी, माँ की ऑनेस्टी को, माँ के ट्रांसपेरेंसी को, माँ के प्रति अपने पिता के बर्ताव को, रूडनेस को, एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तानाशाही को, वो सारी चीजें बच्चे देख रहे होते हैं बड़ी ऑनेस्टली। और वो मेधा, कर्मठता, मेहनत सब कुछ देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है जब वो बड़े हो रहे, किशोर हो रहे होते हैं, तो उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि प्रेम जीवन में कितना जरूरी है। वो जब दोस्तों के संपर्क में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जब 10th 12th की दुनिया में आते हैं, युवा और किशोर बच्चे जो होते हैं, उन्हें जरूरत लगती है। तो बच्चे कई बार मजाक में भी कहते हैं कि मैंने देखा है कि अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मा आपको कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और मुझे हंसी आती है। मतलब मतलब सोचो, उनकी सोच देखो कि मम्मा आपको कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मतलब आपको भी खुश रहने का हक है। मतलब उनकी समझ में नहीं आता कि हाउ टू बी हैप्पी, मैं अपनी माँ को कैसे खुश रखें, उनकी समझ में नहीं आता। तो वो अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति, हो सकता है इमेच्योर हो, ये हो सकता है वो अभी छोटे हों तो अभी वो बहुत
उसके आगे पीछे नहीं सोच पा रहे हों, वो उसके दुष्परिणामों या परिणतियों से उतने अवगत नहीं हों, उनके दिमाग में केवल ये होता है कि मैं अपनी माँ को खुश देखना है हमें। वो कैसे खुश रखें, तो वो अपने तरह से दोनों बच्चे मिलकर तय कर सोचते हैं कि क्या-क्या किया जाए कि वो खुश रहें। दुखी, उत्पीड़ित, शोषित माँ आज के बच्चों को स्वीकार्य नहीं है, कतई। लेकिन ये जब बहुत कॉन्ट्रास्ट कहानी है। इसी में एक और कॉन्ट्रास्ट में एक और कहानी है जिसमें वो जो लड़की है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है और उसकी माँ उसको मिलने जाती है, तो वो बिल्कुल हाँ, माँ की तरफ ध्यान नहीं देती है। वो उसकी सहेली नेहा हाँ, उसको फिर हाँ, कराती है और उसकी फ़िक्र करती है और अंततः माँ चली जाती है वापस कि मैं तो इसको हाँ, मिलने आई थी और ये बिल्कुल मुझे भाव नहीं दे रही है, अपनी हाँ, ज़िंदगी इसकी अलग हाँ। है, तो वो सुनना भी नहीं चाहती। तो ज़रा उसके बारे में भी बताइए। एक्चुअली एक मेरी क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों का, बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट। वो भी एक सच है। वो एक सच है कि जीवन भर सिंगल मदर, उसके फादर नहीं थे, कैसे पेट काट के, कैसे सब परिस्थितियों से अपने जोड़-जाड़ के बच्चे को पढ़ाने बाहर भेजती है और बच्ची और वो जो है, उसकी अपनी कंपनी जो कहना चाहिए फन लविंग एंटरटेनमेंट फ़ोनमेंट जिसे कहते हैं, फन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक तरह से बहुत रिलैक्सिंग मूड में कि उसे केवल पैसा चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए और वो चाहती है कि अपना पीएफ का पैसा से बच्ची की शादी कर दें। एक जो परंपरागत पितृसत्तात्मक सोच होती है और उसे लगता है कि किसी तरह माँ के पैसे दें, हम पहले फ्लैट लें और हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो ज़िंदगी है, हम उसको जी लें। तो एकदम मतलब वो सुनने को तैयार नहीं है, समझना तो छोड़ो। एक ऐसी भी एक एक पूरी दुनिया एक ऐसी भी बच्चों से है। एक बच्चे इस तरह के भी हैं जो बिगड़ैल बच्चे या जिसे हम अपने समझ में कहते हैं कि इमैच्योर बच्चे और एक वो बच्चे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि मम्मा को बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो ये हमारी दुनिया इस समय कई सारी विसंगतियों, विभ्रमों और एक उठा-पटक एक जो संक्रांति काल कहते हैं ना, इस संक्रांति काल। तो ये वो संक्रांति काल है जिसमें एक साथ हम कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब ऐसे भी देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं, वैसे भी देख रहे हैं। तो वो एक मिक्सचर कल्चर में जी रहे हैं हम। और वो उस कल्चर के हम सोचते हैं कि जहाँ से ये टोन भी मिल रही है, एक टोन ये मिल रही है, तो हम छोटे-छोटे जो है उसको पकड़ते हैं ध्वनियों को, ध्वनियों, अंतर्ध्वनियों और प्रतिध्वनियों, किरदारों की ध्वनियों को, अंतर्ध्वनियों को और प्रतिध्वनियों को, तीनों को पकड़ते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कोई पत्रिका कहती है कि मैडम हमें छोटी कहानी चाहिए, तो वो कई बार ये भी होता है कि हम छोटी कहानी सोचते हैं कि छोटी कहानी लिखें और उस समय कोई ऐसा किरदार क्लिक कर जाता है कि जो ऑफ़िस में मुझे दिखा और प्रमोशन चाहिए आपको। मेरी एक कहानी शिकस्त कहानी भी है। उसमें क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है और आपको बॉस को खुश रखना है, तो हाँ, बॉस की शिकस्त इस संग्रह में नहीं है शिकस्त, शायद किसी इसमें नहीं दूसरी है, किताब हाँ। में। किसी दूसरी नहीं, का इसमें उसमें नहीं, है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं। तो मतलब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम करने वाली लड़कियाँ हैं, एक वो दुनिया मैंने देखी है। एक 20 साल पहले का दुनिया थी स्त्री की, जहाँ पर वो अकेलापन, खालीपन, खोखलापन और ख़ास तौर पे 50 के बाद एकदम अकेले पड़ते जाना। वापसी कहानी की किरदारों की तरह जो उषा जी की कहानी थी, उषा प्रेमवदा जी की। तो एक पूरी जनरेशन वो है, एक जनरेशन हमारे सामने तैयार हो रही है और एक जनरेशन तुम्हारी वाली जनरेशन है। तो हम कोशिश हुँ, करते हैं कि हर तरह की जो गैप्स हैं, अंतराल हैं जो उनके उनकी चीज़ों को पकड़ के और अभिव्यक्त कहानी में उसको डालने का। तो ये एक कुछ रंग इसमें है, मतलब जो मैं अभी पहली कहानी तो शुरू ही नहीं कर पाई वहाँ से। हुँ। मत उसमें इतना ठहरा हुआ प्रेम है। वो 80 के दौर की वो लड़की हाँ, है हाँ, और हाँ, 20 हाँ। साल बाद वो कहानी कह रही है, तो 2000 बिल्कुल। में कही होगी और 2020 हुँ। में लिखी गई होगी शायद, और हम 21 में बात कर रहे हैं उसपे। तो वो बहुत 40 साल पुराने प्रेम की उसमें जी, जी, कहानी में जी, जी, है। जी। ठीक है? हुँ, तो जी, मैंने ये समझा कि उस 40 साल पुरानी प्रेम की जो कहानी है, वो अपने प्रेम में वापस लौटती है अंततः। वो जो जी। ढलती धूप उसको अच्छी लगती है, वो हुँ। 40 साल पुरानी की बात है। तो नई भी जो कहानियाँ इसमें हैं, उसमें वैसा नहीं है। वो तो भागम-भाग बिल्कुल एकदम करियर के लिए, तो हाँ। प्रेम के लिए, तो बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, तो प्रेम नया-नया हो रहा है, तो उसमें बिल्कुल नया है। तो ऐसा है। तो मैं ये सोच रही थी कि इसमें जिस पर बात हो रही है जो वो इसमें जो बातचीत हो रही है वो कैसे इतने सारे प्रेम है इस कहानी में। हाँ, मैं हाँ। नाम लेना चाहूँ तो देखिए,
इसमें एक किशोर लड़की को फंसाने वाला प्रेम है, जो हाँ, मैच्योर हाँ, कर रहा है, हाँ, जो हाँ, उसकी नायिका की साली के साथ उसके जीजा का होता है। हाँ, हाँ, दूसरा हाँ, इसमें एक मोहाविष्ट स्त्री जो चाहती है कि उसको कोई प्रेम करे, वो प्रेम हुँ, है। तीसरा हुँ, इसमें जो लोक वाला है, नैन मटक्का प्रेम, जो माँ हुँ, हुँ, कहती है नैन हुँ, मटक्का की ना मिले, है ना? तो हुँ, हुँ, उसकी पढ़ना है तो वो अपने आप को पा देती है, नैन मटक्का उसने नहीं करनी हुँ, है, ये हुँ, उसने तय कर लिया है। हुँ, कुछ स्त्रियाँ जुगनू जैसे प्रेम को पकड़ने की कोशिश करती हैं, हुँ, जुगनू प्रेम का स्वरूप है। कुछ सुकुमार प्रेम की अनुभूति, चाहे वो ढलती हुँ, उम्र में, हुँ, और तेजाब वाले प्रेम का भी जिक्र इसमें है। हुँ, एसिड अटैक, कहानी लंबी कहानी है इसमें, और सभी तरह के प्रेम की इस पे चर्चा है, और आज मैं इसलिए उसको केंद्र में रखना समझती हूँ। बहुत सारे पेस लोग इस पर आज प्रेम पर चर्चा किए जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक ही कहानी में जितने प्रेम है उस पर भी बातचीत कर ही लूं। अच्छा, थ्रिल भरते नए नए रोमांस, हालांकि इस एक हाँ, कहानी में मुझे लगता है कि आपके इस पूरे कहानी संग्रह में कई जगह बिखरे हुए हैं। ऑनर किलिंग है, अनूठा रस है, बहुत सारे तरह तरह के हुँ, संकेतों के द्वारा, छोटी छोटी हुँ, सूत्रों के द्वारा आपने इस एक कहानी में उनका जिक्र किया है। और अंत हुँ, में वो वही उसी धूप, खिड़की खोल देती है अपनी, और हुँ, खिड़की खोल के जो वो धूप में धूप उसके चेहरे पे पड़ती तो उसे बहुत अच्छा लगता है, जो हवा हुँ, आती है। पर अब मेरा सवाल ये है कि वो जब ये सोच लेती है कि मैंने खिड़कियां खोल दी, और हुँ, खोल देती है, सोच ही नहीं लेती, खोल देती है। एक डायलॉग है, मैं कोट कर रही हूँ उसको, न जाने कब से वे तो बस इसी समय का इंतजार कर रही थीं कि कब ये जबरन लादे गए सालों पुराने जंग खाए आदर्शवाद का मुलम्मा छोड़ने का मौका मिले, और कब वह अपनी ही कैदों से आजाद होकर मन मर्जी से उड़ान भर सके। सालों पहले घर में संस्कार मिले मन बांधने के, मन बांध भी लिया, पति से प्रेम किया, फिर जब पति ही अन्यत्र रमता है तो वो भी अपने लिए धूप तलाशती है। स्त्री का प्रखर मुखर व्यक्तित्व पति संभाल नहीं पाता, उसको देह के रोमांस वाली स्त्री अच्छी लगती है। अब यहाँ इसके बाद एक और बात आती है कि वो जो ये खिड़की खोलती ही है कि उसको नीचे से आवाज आती है, और वो उतर जाती है सड़क पर, हुँ, तेज धूप में, पसीने में, अपने आप को, अपने प्रेम को पिछलाने के लिए, पिछलाने शब्द आया है उसमें। तो मैंने ये समझा कि ये हिचक क्यों है, जिस धूप ने उसके अंतर को पिघला दिया, क्योंकि इसी में काउंटर पार्ट है। कई कहानियां ऐसी हैं, बेहिचक नई पीढ़ी, एक छोड़ दूसरा तो तीसरा तो चौथा, कहीं उसको भी शांति नहीं है और इसको भी शांति नहीं है। तो क्या क्या विजन है इस फिल्म में, क्या देखती हैं आप? देखो मुझे ऐसा लगता है, सच बात तो ये है कि प्रेम में स्थिरता की परिकल्पना ही निरर्थक है। प्रेम दरअसल एक चिड़िया है, आपके दरवाजे पे टुक-टुक करके आएगी, आप उसकी आवाज़ सुन पाते हैं तो दरवाज़ा खोलिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए और आप अपने भीतर उस एहसास को जज़्ब करिए। हम लोग क्या करते हैं कि उस अनूठे एहसास को, उस कोयल की पुकार को, उस चिड़िया की आवाज़ को सुन के उसको पालना चाहते हैं, उसको अपने घर में पिंजड़े में बंद करना चाहते हैं। दरअसल प्रेम जैसा एहसास के साथ स्थायित्व और दीर्घजीविता जो बहुत समय तक जिए, ये शब्द थोड़ा-सा अ, वो पैदा करते हैं, मिथ कह लो या एक भ्रम कह लो। तो ये जो जो हमारे जीवन में जो इंद्रधनुष की तरह प्रेम के अलग-अलग रूप, अलग-अलग उम्र में, अलग-अलग अनुभव में, अलग-अलग घटनाओं में, अलग-अलग किरदारों में, छोटे, बड़े, किशोर, बच्चे, वयस्क, तो सबको वो चाहिए, सबको वो ताजगी चाहिए, सबको वो नयापन चाहिए, थ्रिल चाहिए, रोमांस चाहिए, धूप चाहिए, सुनहरी धूप चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सबको चाहिए। तो होता क्या है कि हम एक पीढ़ी अभी तक जो लादे हुए हैं रूढ़ियाँ, परंपराएँ, जो भी है, वो एक झटके से वो आदी हो गई है, वो एक झटके से तोड़ना चाहती है। थोड़ी देर के लिए वो भी एकदम उसके भीतर की जो नन्ही बच्ची है 13 साल से लेके जो किसी न किसी तरह उस रूमानी परिकल्पनाओं में 13 से 25 या जो भी कह लो, वो ज़िंदा रहना चाहती है। वो अपने भीतर की चिड़िया को मारना नहीं क्योंकि जीवितेषणा जगाता है प्रेम।
प्रेम आपकी जीने की इच्छा को सबल करता है, पुष्ट करता है, संवर्धित करता है। आपकी सारी जकड़नों को, कुंठाओं को नष्ट करके एक नई नवेली आपके भीतर मन से, एक नई नवेली ताजी लड़की, स्त्री के रूप में, भले ही वो ऊपर से बदल गई हो, मन थोड़ी बदलता है, ऊपर से उम्र का आवरण चढ़ जाता है, पर प्रेम का पक्षी तो वो छोटा बच्चा ही रहता है। तो हर उम्र में, चाहे, हाँ, ये फर्क है जो इसमें, जो पहली कहानी है, उस कहानी में, उस जमाने में, उस पीढ़ी में प्रेम गहरे एहसास की तरह जीवन में नयापन भरता है, ताजगी लाता है, और वो और कई कई आयामों में प्रकट होता है। एक गहराई है। आज के बच्चों के जो, चूंकि ठहराव नहीं है ना, टिकाऊ नहीं है ना, आज बच्चे प्रेम का थोड़ा सा जो गहरा जाता हुआ अर्थ है, जो दैहिकता से थोड़ा इतर है, अलग है, जो अंदरूनी रोशनी की बात करता है, कि तो वो कहते हैं ना कि उनके आने से बदल जाती है चेहरे की रंगत, तो वो वाला प्रेम हमारी 20 साल पुरानी पीढ़ी में था। आज के बच्चों में जो प्रेम की हम बात करें, तो वो नित्य नया, परिवर्तनशील, आज कुछ और है, दूसरा 1 महीना चला, 1 साल चला, 2 साल चला, ब्रेकअप हुआ, फिर आप दोस्ती के लिए तैयार हैं, नया, पुनर्नवा, नवा, नया, फिर पुनर्नया, फिर नया, मतलब एक अस्थिरता, एक तो कई फैक्टर्स बहुत सारे हैं ना, उस तरह की नौकरियां हैं कि आपने एक नौकरी कर ली, आप ना, वो जीवन वैसा शांत या ठहरा हुआ है, एक बहुत फास्ट लाइफ है कारपोरेट वर्ल्ड की, आपके पास समय नहीं, उतने ही समय में आपको सब कुछ कर लेना है, उतने ही समय में आपको नौकरी भी करना है, परिवार भी बनाना है, प्रेम, और आप गहराई तक उस चीज को ले नहीं जाते हैं। प्रेम दरअसल बहुत गहरे जलता हुआ दिया है, अंधेरे मन के अंधेरों को रोशन करने वाली एक चिराग जैसे है, एक जीने की लौ जगमगाती है। उस तक ये नई पीढ़ी, उस गहराई तक, उस संवेदना तक नहीं जाती, या शायद जाने का अवकाश नहीं है। तो ये दोनों का जो अंतर्द्वंद है, उठापटक है, किरदारों का, जीवन का, और एक आंदोलित होता हुआ जीवन है, विचलित हो रहे हैं, भागम भाग है, दौड़ भाग है, तो बहुत अंतर है, दोनों की अनुभूतियों में बहुत अंतर है, वही किरदारों में है, वही जीवन में है। चारों तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रेम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो पकड़ से बाहर हो जाता है। दरअसल वो हर एक के जीवन, इसमें एक जगह लिखा भी है आपने कि नई पीढ़ी जो है वो करियर से प्रेम करती है। हाँ, करियर इसमें टॉप पे अंत है में उनके। इसमें एक डायलॉग है, जो वो कि अंत में क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, ये करियर ही ना, ये नौकरी ही। हम्म, हम्म, तो ये नई पीढ़ी का सचमुच है। मैं हाँ, बिल्कुल हम्म, हैरान भी हुई थी इसको पढ़ के हाँ, कि अंत में क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, ये नौकरी ही ना। हाँ, ये सारे बच्चे कहते हैं। बच्चों के लिए अगर मान लो उन्हें प्रेम और शादी उनकी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी है, मतलब आजकल के जो मैं रूबरू होती हूँ जब नए बच्चों से, तो वो कहते हैं कि आपको क्या मिल गया शादी करके, उनके लिए मिल गया, व्हाट यू गॉट, ये करियर, प्रमोशंस, पैसा, विदेश यात्राएं, डिग्रियां, ये चीजें जीने का पर्याय हैं उनके लिए। एक जो उनके साथ की जो 20, 25, 30 लोगों का जो ग्रुप है, उसमें कौन कितना आगे जा रहा है, कौन कितना भाग रहा है, ये चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए एक सीधी सादी सरल जिंदगी के घर बसा लो और एक घर हो जाए, एक गाड़ी नहीं, उन्हें 2 साल में गाड़ी बदलनी है, ये गाड़ी तो लेकिन आउटडेटेड हो गई। बावजूद इसके इसमें ये बेचैनी है कि हाँ, उनको सुकून नहीं मिल रहा है। यस, वो नए युवा पीढ़ी में भी इस सब के बावजूद कि वो करियर के पीछे भाग रहे हैं, सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन वो बेचैनी उनमें है। एक्चुअली ठहराव देखो, ये जब प्रेम दोनों तरफ से बराबर मात्रा में होता है, दोनों में से गहराई होती, दोनों में ही, तो वो सुकून आता है, टिकाऊ होता है, गहराई आती है, और आप जीवन जीने के गुणात्मक पक्ष की तरफ जाते हैं। तब आपको दोनों को शांति से बैठ के ये तय करना है तो कि अब हमारा नेक्स्ट। फिर मैं वापस लौटती हूँ उस पहली कहानी के लिए। वहां तो बड़ा हाँ, ठहराव है, लेकिन वहां हाँ, भी बेचैनी है, सुकून तो वहां भी एक्चुअली, नहीं उसको है। हाँ, अब मैं उस पे आ रही हूँ। उसमें क्या है कि आपने सारी जिंदगी अपना बेस्ट दिया, ठीक, देते रहे इस उम्मीद में कि, चक्कर वही जो मैंने कहा कि दोनों तरफ से जब तक समान आवेग ना हो, जब तक समान एकदम इक्वली, जो आंच और ताप कहते हैं, जीवन का आंच और ताप, प्रेम में भी जीवन की आंच भी हो, संघर्ष, और अंदर का ताप, जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं, इसे बेचैनी कहेंगे, जब वो बराबर की मात्रा में होता है, समानुपात कह लो उसको, जो भी कह लो, तब जो
जीवन में एक चमत्कारिक सा, जिसे कहते हैं ना ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, जहां फाइन ट्यूनिंग होगी वहां जीवन बेग से भागेगा। देखे हैं मैंने, हालांकि बहुत कम कपल्स हैं, देखे हैं बहुत कम, जिनको देख के लगता है कि वाह, हाँ मतलब एक कूल मतलब काम एंड जो कम कम। जो मुझे मीठी धूप में नजर आता है कि हाँ हाँ नायिका जो है वो पढ़ाई लिखाई सब कर रही है और अपना करियर भी पति के लिए छोड़ देती है, और लेकिन जो उसका प्रेमी है योगेश, नहीं, हम्म ब्रजमोहन, ब्रजमोहन, तो हम्म। ब्रजमोहन जो है वो शादी नहीं करता है, वो हाँ साहित्यिक हाँ रचनाकार है, हम्म और वो ये तय करता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। हम्म 40 साल बाद की पीढ़ी जो अब दूसरी बाकी कहानियों में है, 40 हम्म। साल बाद की है उसमें, और वो वाक़ई वो कर रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है। उन कहानियों में दर्द है एक्चुअली ये, ना हाँ लड़की हाँ तैयार है, ना हाँ। लड़की तैयार है। पर जब मैं हम्म। दोनों को पैरेलल देखती हूँ, तो मुझे लगता है सुकून तो दोनों में से किसी के पास नहीं है। दोनों ही परेशान हैं। और वो जो और लड़की अंततः सुकून पाती है कि तुम दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दो, तुम्हारी पहचान ये हाँ है। हाँ वो हाँ उसमें सुकून हाँ। पाती है। लेकिन जो बाकी कहानियों में जो लड़कियाँ हैं, वो उनके हम्म। पास एक पहचान है, वो एक करियर बना रही हैं, उनके पास अच्छी नौकरियाँ हैं, लेकिन वो भी बेचैन है। तो ये क्या बात हुई? ये मतलब मुझे कुछ आप कुछ देखो कहिए क्या इस है, पे, बताइए। देखो इमोशनल उतार चढ़ाव जब जीवन में आता है, मैंने एक्चुअली जो चीजें, मेरी एक रचना प्रक्रिया भी कह लो, एक जो मेरा क्या है कि यथार्थ मैं 60 से 70% तक लेती हूँ, कल्पना मेरा 30 से 40% से ज्यादा नहीं है। ये सारे किरदार, जैसे एक कहानी थी जो सऊदी अरब के लोगों पर, और बस मैं रेत। भी उस पे ज़िक्र हाँ आऊँगी, रेत, हाँ सिर्फ हाँ। रेत। तो रेत को हाँ पढ़ना बहुत दहला देने वाला है। हाँ रेत को उसके बारे में तो आप ज़रूर बताइए। हाँ। मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ, हाँ, उसके बारे में। क्योंकि वो, मैं कह रही हूँ ना कि वो जीवन जो है हर जगह टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे कहते हैं ना कि कई, जैसे एक बहुत ही देहाती शब्द है कथरी, जो कितनी सारे हुँ, टुकड़ों से मिल के बनती है। जीवन हमारा कहीं ना कहीं इतने सारे टुकड़ों से, जिसमें कुछ बदरंग भी हैं, भदेश भी हैं, उसी में से एक टुकड़ा चमकता हुआ नजर आता है, रेशम का टुकड़ा। उतना सही जीवन का सुख है, जिसे हम बहुत ज्यादा पकड़ के रखना चाहते। वो सारा गैनेरा जो बनता है, जो कितने सारे टुकड़ों से मिलके हुए, अलग अलग चिप्पियों से सजाते हैं हम गैनेरा को, वो जो अलग अलग चिप्पियां हैं। अब मैं उस कहानी और बस रेत पे आती हूँ। हिंदुस्तान में, हमारे लखनऊ में, और भी जगह होंगे कि दलाल जो है महिलाओं को लालच देते हैं कि इतना इतना पैसा मिल जाएगा, कहाँ तुम इतने काम में पड़ी हो, चलो तुमको विदेश भेजते हैं और उतना पैसा वहां से लौट के आओगे, सारी जिंदगी बैठ के खाओगे, कहाँ तुम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए की, इस तरह की छोटी मोटी फोटो कॉपी के यहाँ फलाने, जो छोटी छोटी बच्चियां गाँव से आती हैं, उन्हें भी रोजगार चाहिए, उन्हें भी शहर में रहना है, उनका भी बॉयफ्रेंड हो, तो वो छोटी जगहों से आने वाली लड़कियां जब लखनऊ से शहर में आती हैं, छोटा कमरा किराए पे लेकर रहती हैं, तो उनको कोई एक मिलता है दलाल, जो उनको बाहर भेजता है। अब सऊदी अरब में, जहां पर भाषा की समस्या है, आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आती, और चारों तरफ रेगिस्तान है, वहां पर उनको हाउस मेड, मेड सर्वेंट वाला काम दिया जाता है, और इंडिया में कहा जाता है कि वो असिस्टेंट बनेगी, होम असिस्टेंट करके उसको यहाँ से, शब्दों के हेर फेर से, शब्दों की जाल फेरी से उसको यहाँ से भेजा जाता है। वो कहानी सचमुच एक सच्ची कहानी है। मैं उस किरदार से मिली हूँ, और मैं उस किरदार की जीवन को देखा है, परखा है, कैसे वो एकदम से, जब वो लखनऊ में काम करती है दूरदर्शन केंद्र में, उसके फादर किस तरह से उसको शक करते हैं उसके चरित्र पर, किस तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं, कि वो सीधा सीधा बंबई की ट्रेन पकड़ लेती है। इत्तेफाक होता है कि उसको एक अच्छा आदमी मिलता है, वो किस तरह से उसको लौटाना चाहता है, लेकिन वो कुछ दिन वहां रह के ठहर के कुछ काम करना चाहती है, धीरे धीरे करके लाइफ स्थिर होती है, और फिर जब वो आती है यहाँ, फिर उसका एक दूसरा संघर्ष शुरू होता है घर का, जहाँ पर आर्थिक समस्या मुंह बाए खड़ी है, शिक्षा ज्यादा थी नहीं उसके पास, 10वीं या 12वीं थी, उसको पूरा घर चलाना है, उसके छोटे भाई बहन हैं, फादर की डेथ हो चुकी होती है, तो एक लाइफ पूरी सर्किल उसकी है सामने मुंह आए हुए। कभी वो एक छोटा मौका, या 2000 का काम कर ले, अस्पताल में गई तो 2000 का काम कर ले, 3000 का। तो वो जो दलाल मिलते हैं, जो इकट्ठा उनको प्रलोभन देते हैं कि चलो तुमको इतना इकट्ठा वहां डॉलर में या वो जो दिनार में पैसा मिलेगा, और वहां पर जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष चल रहा होता है कि कैसे उसकी जान बच जाए। एक वो दौर आता है कि उन्हें लगता है कि अब ये बच्चे मैं मर, तब वो एक जगह किसी तरह इशारों में समझाती है कि हिंदुस्तान में अगर हम मर गए, तो हमारी ये बॉडी जो हिंदुस्तान में किसी तरह पहुंचा देना। मतलब वो कहती है कि मैंने लिख दिया है सब,
कि अगर मैं मरूँगी तो ये फँस जाएँगे, मतलब कुछ ऐसे-ऐसे बताती है कि कैसे मैंने उनको डराया, तब उनके ऊपर प्रेशर आया, फिर दुभाषियों को बुलाया और बहुत सारे जान कहाँ-कहाँ से किसी तरह छुप के फ़ोन किया, कैसे-कैसे वो जान बचा के इंडिया लौटी। मैं तो मैं इस तरह इसलिए मतलब मैं जब इस कहानी के को पढ़ रही थी और भागी हुई लड़कियां, मुझे कविता याद जैसे आ गई थी, हाँ। मैं उसको पढ़ रही हुँ, थी। तो भागी हुई लड़कियां को कितना मतलब रोमांचक तरीके से उसमें दिखाया गया, और इस कहानी में जब मैं एक भागी हुई लड़की की कहानी देखती हूँ हुँ, और दिल दहल जाता है उसको, उसकी जो पीड़ाएं हैं उसमें, हुँ, सचमुच उनका उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उस कहानी हुँ, को पढ़ना बहुत दर्द से गुजरना है, बहुत हुँ, दर्द से गुजरना है। हुँ। तो ये एक और कहानी है आपके यहाँ जिसमें वो रामलीला करती है वो लड़की, हाँ, हाँ, हाँ। लंबी कहानी है वो भी, उसके लंबी बारे में कहानी है। बताइए। जी, हाँ, जी। एक मेरी कहानी है लीला अपरंपार। हुँ, कहानी का नाम है, हाँ। उसमें क्या है, लीला मतलब हमने नाटक से लिया है जो होता है रामलीला, रामलीला से। लीला, लीला, राम हाँ, लीला। लीला, हाँ, लीला लीला। तो उसमें क्या है कि कस्बों में हमारे यहाँ गाँव में रामलीलाएँ बहुत होती थी। अब थोड़ा इधर ही परंपरा बंद हुई है। तो रामलीला में वो एक लड़की लक्ष्मण के किरदार में है और वो पूरा जीवन देखती है अपनी माँ को। एक जमींदार घराने में समृद्धि और संपन्नता के शिखर पर एक परिवार और एक महत्वाकांक्षा की ओ ऊंचाई पे उसकी माँ। तो कैसे वो अपने रामलीला को हाथ में लेती हैं। उनके फादर की जब डेथ हो जाती है तो पूरा स्त्री भी जब पितृसत्ता के कवच कुंडल पहन लेती है, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, स्त्री जब पितृसत्ता के कवच कुंडल पहन लेती है, तब उसके अंदर स्त्री सुलभ कोमलता, भावुकता और तमाम वो चीजें गायब हो जाती हैं। वो वैसे ही सुलूक करती है जैसे उसके फादर करते थे। वो नए तरीके से अपने जीवन को संवारती है। वो नए तरीके से अपनी लड़की को पालना चाहती है, बच्चों को। लेकिन वहाँ पर भी वो अपने उनका अपना रूल रहे। लड़का वो तय करे अपनी लड़की के लिए, लड़कों के लिए बहू वो तय करे। सारे उनके पास अधिकार, सत्ता, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, पावर, अथॉरिटी, वो सारी चीज़ों को वैसे एन्जॉय करना चाहती है जैसे पितृसत्ता करती है। ये इस कहानी में हम दिखाना चाहते थे कि स्त्री जब सारी अथॉरिटी को ले लेती है, तो फिर वो वैसे ही सुलूक करने लगती है। उसके फिर वो लैंगिक भेदभाव वो खत्म हो जाता है। जब उसकी माँ अपनी ही बेटी के साथ वो देखती है कि बेटी का कोई दोस्त है, तो वो नहीं सह पाती है और उसके साथ अटपटा सा व्यवहार करती है उसके दोस्त के साथ, कि दोस्त भी उसके अटपटे व्यवहार से सहम जाता है और उसको छोड़ के चला जाता है कि कैसा घर है तुम्हारा, कैसी तुम्हारी माँ है। एक एक वो जानबूझ के ऐसा करती है ताकि वो उनकी दोस्ती खत्म हो जाए, टूट जाए। ये दोनों को एहसास भी होता है, लेकिन वो उसको छोटे जगह का लड़का होता है, छोड़ के चला जाता है। फिर वो कहीं मतलब अच्छी शादी करके वो तय कर लेते लड़की, अब मैं कभी लौट के यहाँ नहीं आऊंगी, बस मैं अच्छी सी शादी करके ठीक ठाक घर में रहना चाहती हूँ। होता है ना, कंट्रास्ट रचता है दूसरा किरदार। जब उसके दोस्त लोग ट्रेंड करते हैं कि तुम्हारी माँ तो के सामने तो हम लोग कुछ नहीं है। वो उस जमाने में छोटी जगह में, कस्बे में, आप पॉइंटेड हील पहन के, स्लीवलेस पहन के उस आधुनिक पूरी संकल्पना को अपने ऊपर जब करते हैं और लड़की आपकी बड़ी हो रही होती है, तो वो छोटे समाज, छोटी जगह, कस्बा जहाँ मैं रही हूँ, वहाँ पर लोगों के लिए ये अटपटापन है। ये थोड़ा एक पूरी समुदाय से अपने को एक ऑड मैन कह लो, उस तरह की जब वो अपने जीवन में देखती है, तो वो तय करती है कि मुझे एक सीधा-साधा जीवन चाहिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और वो चुनती है वैसा जीवन और आराम से अपने पति के साथ पूरा ये सब छोड़ के अपना जीवन, मैं एक सीधी-सादी ज़िंदगी जीना, वो मेरा चयन है। ये कहानी एक प्रकारांतर से उस किरदार, एक कंट्रास्ट रचते हुए स्त्री किरदार की कहानी है। लंबी कहानी है और वो अपने जीवन में जो-जो नहीं कर पाती है, बचपन में जो सपना देखा होता है, वो सारे काम करती है बड़े होके, बड़ा मकान बनवाना, पैसा खर्च करना, पूरा रुतबा, पूरे उससे रहना, वो सारी चीज़ें करती है और किसी दिन हार्ट अटैक, मतलब पति को भी अपना जैसे उस तरह से रखना कि वो एक तरह से अधीनता की स्थिति में रहे। उतना मानसिक विकास नहीं होता है, उतनी बौद्धिकता नहीं है, लेकिन काम सारे वही करना है। तो अंततः एक कहानी जो है किस तरह की वो लीलाएँ हैं उनकी, वो लीलाएँ बेटी की कम, माँ की ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वक़्त ज़रूरी नहीं है कि आप फुल अथॉरिटी दे दें, तो स्त्री वैसी ही न्याय सम्मत और वैसे ही फेमिनिनिज़्म ये भी नहीं है, ये कतई नहीं है फेमिनिनिज़्म। इसलिए मैंने ऐसे किरदारों का एक कंट्रास्ट रचा और है अभी कि भी ज़रूरी। मतलब मैं सही बात है। मैं देख रही हुँ, हूँ कि आपकी कहाँ है इस संग्रह में, मैं बिल्कुल इस संग्रह पे फ़ोकस्ड हूँ, क्योंकि और बातें भी अलग से हो सकेंगी।
इसमें एक तबादला कहानी है। जो नौकरीशुदा पेशेवर हम्म जो नौकरी करने वाली औरत है, उसका जब हम्म ट्रांसफरेबल जॉब में है और ट्रांसफर हो जाता है, तो किस तरीके से वो परेशान हम्म संस्था के द्वारा की जाती है, और स्त्रियोचित स्वभाव जिसको कहा जाता है, उसके कारण भी उसका किस तरह से लाभ, मतलब उसका दुरुपयोग होता है, उसके स्वभाव का उस पर दुष्प्रभाव बहुत सहजता। पड़ता है। तो हम्म बहुत, हाँ, उस सहजता का मतलब उसकी बहुत, तो उसको उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है, हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ उतनी चालाक नहीं है। हालाँकि वो पढ़ी हम्म लिखी और नौकरी कर रही है, पैसा हम्म कमा रही है, घर चला रही है, तो दूसरी हम्म बात। तो उसके बारे में ऐसा भी क्या वैसा ही है जैसे मैं समझ रही हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, वही है कि किस तरह से वो उसको एक उसकी सहजता को या उसकी कोमलता को या उसके दोस्ताने रवैये को किस तरह से एक नमक मिर्च लगा के, मसाला लगा के उसको तैयार करते हैं कि ये ऐसी, वो वैसी। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम उसके बारे में जो राय बना रही हो ना, असली बात सुनना चाहती हो क्या, कैसा है वो? तब वो कान में उसके फ़ोन लगा देता, सुनो, ये तुम्हारे बारे में ये विचार है, जिसको तुम बहुत अच्छा और बहुत तारीफ़ों के पुल बाँध रही थी। सुनो, सुनो, ये है। मतलब आप सामने कुछ और व्यवहार करते हैं और ठीक अगले ही पल उसके बारे में उच्चाधिकारी से कुछ और कह रहे हैं। मतलब सामने कह रहे और हैं आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उलट आप बहुत अच्छी हैं, उलट के। और वही आप कान भरने के लिए उच्चाधिकारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैडम तो पूरे बिल्डिंग में क्या-क्या कहती हैं। मतलब अजीब अजीब तरह के किरदार, अजीब तरह की व्यवहार, अजीब तरह की मेंटालिटी हम जो देखते हैं, टकराते हैं, जूझते हैं किरदारों से। तबादला कहानी उसी तरह के लोगों की कहानी है कि और दूसरी इन कुछ और कहानियाँ भी हैं जिनमें बिल्कुल हुँ, ऐसी लड़कियाँ नहीं रखी हैं आपने, जो नौकरी कर रही हैं और वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत चालाक हैं, मतलब जो हुँ, जिनके, चाहे वो उनके बॉस हों, चाहे वो उनके बॉयफ्रेंड हों, हुँ। सबको एकदम नचा के घूम रही हैं। तो इतना हाँ, कॉन्ट्रास्ट आपकी रचनाओं में दिख रहा है, यहाँ पे इन कहानियों में, समाज में भी है। हाँ, तो है। अगर मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी कि ये बाकी सब लड़कियों जो स्त्रियाँ आपने रची हैं उनसे अलग है। तो ये कोई फेमिनिज़्म का जो चलता हुआ मुहावरा है, आपने उसमें ढाल के नहीं लिखा इनको। नहीं, नहीं, ये कतई तो नहीं, जीवन है। हाँ, तो नहीं, कभी नहीं। लगा नहीं आपको कि नहीं, ऐसे हम इतनी भोली-भाली क्यों बना नहीं, रहे नहीं, हैं? भोली वाली नहीं है, भोली वाले लोग लड़कियों नहीं के है, समय ज़बरदस्ती में स्वाभाविक जीवन को स्वाभाविक रंगत और लय में दिखाना चाहिए। ज़बरदस्ती ओढ़ा हुआ, थोपा हुआ फेमिनिज़्म बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, कतई नहीं। ऐसा ऐसा मतलब ये अन्याय होगा, एक तरह से जो है, एक उसको भोली-भाली जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक छोटी-सी बात होता है, किसी को अपना काम कराना होता है, तो जो लड़के करते हैं, वो लड़कियाँ भी करती हैं। वो सारे बहाने जो सारे पॉइंट, जो सारे तर्क लड़के गढ़ते हैं, वो उससे 4 गुना ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं। तो यहाँ फेमिनिज़्म क्या काम करेगा? यहाँ स्त्रीवाद का मुहावरा कैसे फिट होगा? और वही जब आपका काम हो जाता है, तो आप दूसरे तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। तो ये तो थोड़ा-सा अवसरवादी या चालाकी है, इसको हमें इसी तरीके से लेना पड़ेगा। ये आधुनिकतावाद के नए मुहावरे हैं, जो बराबर स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। यहाँ हम फेमिनिज़्म को नहीं लाना चाहते, कतई नहीं। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं रोज़ टकराती हूँ ऐसे किरदारों से, ऑफ़िस में, बिल्कुल, बिल्कुल। बैंकों में। और मतलब बाहर नौकरी करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम बहुत विभिन्न किरदारों से लगभग रोज ही अलग-अलग तरह के चेहरे, अलग-अलग तरह के मुहावरे, अलग-अलग तरह के व्यक्तित्व से जूझते हैं, टकराते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं और उनके बीच से तक और मतलब निकल कैंपस में आप रही हैं, जेएनयू के कैंपस में, तो हाँ, स्वाभाविक है कि वो कहीं न कहीं किसी कहानी में तो दिखना होता है। हाँ, मुझे हाँ। एक कहानी इसमें मिलती है, शायद बदरंग दीवार के पार, हाँ, जिसमें अन्नी हाँ, और हाँ। रेवती 2 सहेलियाँ हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे कई जगह उसमें जेएनयू कैंपस की झलक दिखाई दी। डेफ़िनेटली वो जेएनयू कैंपस की हाँ, कहानी है। तो मेरी कुछ कुछ हाँ। अन्नी के बारे में कुछ बताइए? हाँ, मतलब एक अलग तरह का संघर्ष था उनका और आज के दौर की नहीं, वो 20 साल पुरानी ही कहानी है और किस तरह से जीवन में उनका बिखराव और उसके बाद करियर सँभालना और जाना। तो वो मूल्यों का टकराव है, 2 पीढ़ियों का टकराव है, उसके बाद अपने को बदलती है, नई पीढ़ी के साथ अपने को तैयार खड़ा पाती है और पूरे आधुनिक नए रंगों और तेवर के साथ जीवन को सँभाल के आगे बढ़ती है। तो ये एक कहना चाहिए कि परंपरागत नहीं, एक आधुनिक मूल्यों को और सही मायनों में प्रगतिशील मूल्यों को जीती है वो, अंधेरे के बावजूद। उसके पीछे एक ज़बरदस्त घना अंधेरा और बहुत बड़ी बदरंग दीवार जिसे मैंने कहा है कि बहुत कटा-फटा अतीत है और उसको लांघते हुए वो आगे बढ़ती है और अच्छी जगह उसकी तैनाती, अच्छी जगह नौकरी और
अपने बूते अपना निर्णय लेना, जो मेरी स्त्री का आदर्श वो है कि अपदीपो भवा, निजता, आजादी और आत्मनिर्णय। अन्य उस किरदार में फिट बैठती है कि उसके अंदर निजता भी है, आजादी भी है और आत्मनिर्णय है। तो ये जेएनयू कैंपस की कहानी है। और उस दौर में तो जेएनयू बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे रंग में था, अब आज का नहीं पता। तब तो हर संडे को हॉस्टल डे में कुछ ना कुछ डिस्कशंस और चर्चाएं और होती थी। एक बिल्कुल होती है, अभी भी होती है वहाँ चर्चाएं। आजकल लॉकडाउन में बंद है, नहीं तो ये तो वहाँ कल्चर है। हाँ हाँ आपके संग्रह में एक लाइन है कि अनुदित रचना मौसी का सा सुख देती है, कुछ ऐसा है। हाँ हाँ मैंने हाँ। नोट करके नहीं रखा वो, लेकिन वो ऐसा ही है, अनुदित रचना हम्म, मौसी मौसी का सा सुख देती है। तो ये हाँ जो मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें जो रचनाएं जो युवा पीढ़ी को लेकर के हैं, उनको अनुदित करवाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि युवा पीढ़ी हिंदी की रचनाएं नहीं पढ़ना चाहती, तो अंग्रेजी की बिल्कुल तरफ सही है। रुझान उनका ज्यादा होता है। तो बिल्कुल। जरूर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की पीड़ाएं आपने लिखी हैं इसमें, तो उन तक वो हम्म। पहुंचे, भाषा उसमें बीच में व्यवधान नहीं बने। तो अगर उन्हें अनुदित करके अंग्रेजी में भी प्रकाशित कराएंगी तो अच्छा होगा, ये मेरा एक अच्छा, सुझाव बिल्कुल है। अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत हाँ, बढ़िया विचार है तो और मैं ये जानना इस पे चाहिए। बिल्कुल बाकी सोचती हूँ। हाँ, अभी ये किताब की जो है ये पढ़ी जा रही है, पूरी तरह पढ़ नहीं पाई हूँ, हाँ। लेकिन हम्म, जब आप ये किताब लिख रही थी और हम्म, जितने इसमें जो नई पीढ़ी के अनुभव हैं इसमें, तो ये मुझे उससे हम्म, बिल्कुल अलग है। ये मैथिली शरण हम्म, गुप्त जी की, तो हम्म। कुछ इसको लिखते हुए आपको भाषा में कैसे वो बदलाव है? मैं देखती हूँ इसमें बहुत बदलाव है भाषा में, बहुत अलग तरह की ये भाषा हमारी, इस्तेमाल है। हाँ हाँ हाँ, इसमें हमारी बुंदेली भाषा है, बुंदेली जीवन है, बुंदेलखंड की माटी की महक है, सौंधी महक है। और खान पान, रहन सहन, बोली बानी, जैसे इसमें वो 11 साल की लड़की रजनी जो है वो पूरे दद्दा को देख रही है, एक छोटी जिज्ञासु लड़की बन के मैंने इस उपन्यास को लिखा है कि वो किस तरह से जब हम बड़े हो रहे थे तो कक्का के यहाँ जाते थे और कैसे हमको दद्दा चारों तरफ मैथिली शरण गुप्त के अलावा कि उनके बढ़ के कोई नहीं, उनके आगे कोई नहीं। तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह मैं राष्ट्रकवि मेरे जीवन में दिल्ली में आने के बाद भी, तो एक बड़ा व्यक्तित्व जिसमें चिरगांव में उनकी अनगूंजें हैं। तो मेरे मन में था कि इस पे काम करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। अब वो बड़े कब होंगे नहीं पता था। फिर मेरा हाँ। जब कलकत्ते आपने कलकत्ते कोई था। अपना पीएचडी का विषय क्या मैथिली शरण गुप्त से जुड़ा हुआ था नहीं या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आधुनिक था। प्रवासी भारतीयों के जीवन अच्छा मूल्य ये था, बिल्कुल अलग था। अच्छा और मेरा कथा अच्छा। कथा साहित्य में ही रुचि है, तो जाहिर सी बात है कि मैं कथा साहित्य को ही चुनती। कविता में भी मेरी उतनी रुचि है नहीं। और हम्म, मतलब है रुचि, मतलब लेकिन जैसे मेरा गद्य साहित्य में मेरी गहराई है, गद्य साहित्य की तरफ मेरा ज्यादा रुझान है। तो पद्य साहित्य की तरफ उसके कंपैरिजन में उतनी गहराई, उतना वो नहीं है। पर दद्दा तो सहज सरल कवि है और उनकी जो लाइनें हैं कि नर के हिस्से की और नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन नाम क्या संग, कुछ उनकी पंक्तियां हैं जो सभी लोगों की जुबान पर हैं कि नर हो न निराश करो मन को। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो जीवन उनसे, वो कविता ना हो कि वो एक तरह से सूत्र वाक्य हैं जीवन के। वो एक ऐसा मध्यम संगीत है कि जो लोगों के गले आसानी से उतर जाता है, सर्वजन सुलभ पंक्तियां हैं। तो वो जी रजनी भी, चलते चलते थोड़ा समकालीन कथा परिदृश्य पर कुछ कहेंगी क्या? मुझे बस ये है कि सब अच्छा लिख रहे हैं, सबके विविधता है। और गीतांजलि श्री का जो एक गद्य है, एक कोने पर सारा राय है और एक कोने पर जो है हमारे आज के दौर की जो लेखिकाएं हैं, अनामिका जी का गद्य है, वो विविधतापूर्ण गद्य है, शानदार गद्य है। जया जादवानी का गद्य है, वो अलग गद्य है। तो बहुत सारी हम मेधाओं को, प्रतिभाओं को देखते हैं और एट ए टाइम कई पीढ़ियां एक साथ सृजनरत हैं, सृजनात्मक दौर में लोग चल रहे हैं और प्रचुर साहित्य लिखा जा रहा है। मुझे बस यही कहना है चलते चलते कि मैं भी कभी कभी इस दौर से गुजरती हूँ कि काते और ले दौड़े, इससे थोड़ा बचने की जरूरत है।
तुरंत लिखो और तुरंत ना छपाओ, जी, ये तो काते आपका ओले 22 दौड़े। सालों का हाँ, हाँ, लंबी लेखन यात्रा का अनुभव बोल रहा है। हाँ, अनुभव है, बहुत तो इससे थोड़ा अच्छी बातचीत है हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा। कोई सुझाव, कोई सवाल अगर किसी ने पूछा हो या विशाल जी आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी बातचीत मैं समझती हूँ मुझे यही विराम देना चाहिए, रजनी दी। बिल्कुल, बाकी कुछ बिल्कुल, और आप बिल्कुल। कहना चाहते हो जो मैंने इस किताब के बारे में नहीं समझ पाया हो और नहीं कह पाया हो तो आप कह दीजिए। मुझे तो लगता है लेखक को अपनी किसी रचना से पूर्ण जी, संतुष्टि नहीं मिलती। न ढलान नहीं पर तो धूप के पाठक माध्यम ने से ठीक से आपने पढ़ा जिन कि नहीं? मतलब मैंने समाज ठीक से पढ़ लिया कि नहीं? की बात हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से। हाँ, विशाल जी थोड़ा कुछ कह रहे थे। जी, जी, ढलान जी, पर विशाल। धूप अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ कहानियां उसमें की रह गई हैं अभी पढ़ने के लिए, और जिन कहानियों को पढ़ा सच में मेरा उन कहानियों को रिकॉर्ड करने का भी मन हुआ रेडियो से। मेरे हाथ में ये पुस्तक है, वनिका प्रकाशन से ये किताब आई हुई है और अमेज़न पे उपलब्ध है, आप सब जरूर पढ़िए। एक नई तरह एक नई तरह का इससे विमर्श आपको दिखाई देता है इसमें, एक नई तरह जिस तरह जो सोचती हैं रजनी जी, जिस तरह का समाज देखती हैं वही लिखती हैं, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई छद्म नहीं है लेखन में। तो आप सबसे निवेदन होगा कि ये किताब जरूर लें। वनिका प्रकाशन मैंने बताया अमेज़न पर उपलब्ध है। इसके अलावा दद्दा पर जो उपन्यास लिखा कि याद जो करे सब, वो भी एक पढ़ने लायक एक जरूरी उपन्यास है जो मुझ तक जल्दी पहुंचने वाला है। मैं भी उस पर उसे जरूर पढ़ूंगा, मुझे बेसब्री से इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनी गुप्त जी, वक्त देने के लिए, अमलताज के इस मंच पर आने के लिए। डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी, आपने इतने बेहतरीन तरीके से कहानी संग्रह पढ़ा है और इस यात्रा को हमारे लेकर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप दोनों का।